गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने नामांकन के बारे में, मतदान के बारे में, चुनाव की गणना के बारे में, चुनाव अभियान के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं क्या वो वास्तव में लोकतांत्रिक होते हैं। अब हम बात करते हैं जब चुनाव होते हैं, जब मत गणना की जाती है, तब हम अखबार में, टीवी चैनल पे और ऐसी बहुत सी खबरें आती है जिसमें ये बताया जाता है कि चुनाव के अंदर क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है। और वो गड़बड़ियाँ कैसी होती हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे नंबर 1, फर्जी मतदान। फर्जी मतदान का मतलब होता है वोट किसी व्यक्ति का है और डाल कोई व्यक्ति जाता है। तो ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत से जो मतदान केंद्र है उनके ऊपर जो है फर्जी वोटिंग हुई है। जब वास्तविक मतदाता वोट देने के लिए आता है तब तक उसका वोट डल चुका होता है। दूसरी तो बात आती है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। सरकारी मशीनरी का क्या होता है, दुरुपयोग भी बताया जाता है कि जो सरकार है वो अधिकारियों का जो है गलत इस्तेमाल कर रही है, लोगों के ऊपर वोट सत्ता पक्ष में डालने का क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। तीसरा होता है मतदाताओं से वोट खरीदना, कि जो अमीर जो उम्मीदवार हैं वो लोगों से उनके वोट क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। या फिर डरा या धमका कर वोट डलवाना, कि जो गुंडे होते हैं उम्मीदवारों के, वो लोगों को डराते हैं और उस उम्मीदवार के पक्ष में क्या करते हैं, वोट डालने का कहते हैं। तो ऐसी बहुत सी खबरें हमें यहाँ पर मिलती है और ये इनमें से बहुत सी खबरें सही भी होती हैं। लेकिन यदि फिर भी हम देखें तो भारत के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर ये गड़बड़ियाँ नहीं होती है। भारत के अंदर जो है हजारों की तादाद में जो है मतदान केंद्र बनते हैं, उनमें से किसी 20-30 मतदान केंद्रों पर ही ऐसी छुटपुट घटनाएं क्या होती है, हमारे सामने आती हैं। अब हम ये कैसे तय कर पाते हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है, यह हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आया है, स्वतंत्र चुनाव आयोग, कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं है। इसे जांचने का एक सबसे सरल तरीका हमारे पास है कि उसका संचालन कौन कर रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, अनुच्छेद 324 के अनुसार हम क्या करते हैं, एक निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? निर्वाचन आयोग का। ये पूर्णतः स्वतंत्र है। ये एक बहुसदस्यीय आयोग है। क्या है? बहुसदस्यीय आयोग है। यानी बहुसदस्यीय का मतलब एक से अधिक सदस्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक सदस्य होते हैं। और हमारा जो एट प्रेजेंट का जो निर्वाचन आयोग है उसमें 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 3। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, अगर वो एक बार बन जाता है, एक बार उसका क्या हो जाता है, चुनाव अगर हो जाता है, तो निर्धारित समय तक उसे उसके पद से कोई भी हटा नहीं सकता। उसे कोई भी व्यक्ति उसके पद से क्या नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। 65 वर्ष की आयु तक ये व्यक्ति क्या रहता है, अपने पद पर बना रह सकता है। कितने वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर क्या रह सकता है, बना रह सकता है। उसको वहां तक हटाया नहीं जा सकता है। और अगर इसको हटाया भी जाए तो उसके लिए कौन सी प्रणाली लाई जाती है? महाभियोग की। यानी कि जिस प्रकार एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसके लिए जो प्रणाली महाभियोग लाई जाती है, सेम वही महाभियोग की प्रणाली किसके खिलाफ लाई जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त के। और इनको इनके पद से हटाया जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि महाभियोग जो है 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? पारित। 2/3 बहुमत से संसद के
दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो निर्वाचन जो आयोग के जो सदस्य होते हैं, उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, उसको जो है इतना आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसलिए वो व्यक्ति स्वतंत्र होकर के क्या ले सकता है, अपने निर्णय ले सकता है और चुनाव को क्या कर सकता है, स्वतंत्र करवा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जो ये सवाल थे ऊपर की इस प्रकार की घटनाएं हो सकती, इन सवालों का काफी सकारात्मक ये उत्तर है कि हमारे देश के अंदर चुनाव जो है वो स्वतंत्र और ताकतवर चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं, और उसे सेम वही आज़ादी प्राप्त है जो एक न्यायपालिका को है। और जिस टाइम निर्वाचन आयोग का काम चल रहा होता है, चुनाव जिस टाइम पे होते हैं, तो निर्वाचन आयोग को बहुत ज़्यादा अधिकार मिले होते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो है, चुनाव अधिसूचना जारी से लेकर के चुनाव की मतदान की गणना के बाद चुनावी नतीजे की घोषणा तक की सारी प्रोसेस कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आचार संहिता। अगर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस उम्मीदवार को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है उसकी उम्मीदवारी को। तीसरी बात यह है कि चुनाव के दौरान सारी मशीनरी और सारे सरकारी अधिकारी किसके अनुसार, किसके आदेश पर काम करते हैं, निर्वाचन आयोग के आदेश पर काम करते हैं। तो इससे यह तय है कि भारत के अंदर जो स्वतंत्र जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारे पास महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है चुनाव में लोगों की भागीदारी। कि पहला पॉइंट तो हमारे पास था, जो करवाने वाली जो संस्था है वो कितनी ताकतवर है, उसका हमने अध्ययन कर लिया। हमें पता लग गया कि एक बहुत ही ताकतवर क्या है, वो संस्था है जो भारत के अंदर क्या करती है, चुनाव करवाती है। अब बात आ जाती है, दूसरा हमारे पास जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है चुनाव में लोगों की भागीदारी। कि चुनाव प्रणाली हमारी गुणवत्तापरक थी या नहीं थी, उसको जांचने का एक सबसे बहुमूल्य कारक है हमारे पास। क्यों? अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग जो है वोट डालने नहीं जाएंगे। जब लोगों को पहले ये पता लग जाएगा कि फला पार्टी को जीतना ही है, तो फिर हम क्यों जाकर के वहां लाइन में लग करके क्या दें, वोट दें। और यदि वोट डालने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लोग बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब चुनाव क्या है, निष्पक्ष है। पहला पैमाना है ये। पहला पैमाना क्या है, लोगों की चुनाव में भागीदारी। लोगों की चुनाव में भागीदारी अगर ये बहुत ज़्यादा है, और आज के टाइम में अगर देखेंगे तो 70% से लेकर के 80% तक मतदाता भारत में वोट करने के लिए जाता है। और मतदान करने वाले जो योग्यता के जो लोग हैं, इस टाइम के अंदर यूरोप के अंदर तो सबसे ज्यादा जो है लोग मतदान के प्रति क्या हैं, जागरूक हैं। अब बात आ जाती है, अगर हम तुलना करें, जब हम तुलना करते हैं भारत की या दूसरे अमीर देशों की, तो अगर हम भारत की तुलना करें तो अमीर व्यक्ति के मुकाबले भारत में गरीब व्यक्ति ज्यादा वोट देने जाता है। अमीर व्यक्ति वोट देने के लिए कम जाता है और गरीब व्यक्ति वोट देने के लिए क्या करता है, ज्यादा जाता है। ये हमारे भारतीय जो है चुनाव प्रणाली की क्या है, एक निशानी है, बहुत महत्वपूर्ण। और आपने देखा भी होगा, जो अमीर जो लोग होते हैं वो तो ये सोचते हैं कि वोट दे करके हमें क्या हासिल होना है, क्यों हम जो है वोट देने के लिए जाएं। अगर हम अब बात करें विकसित राष्ट्रों की, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहां अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो जो है वोट क्या करते हैं, ज्यादा देने के लिए जाते हैं। क्या करेंगे, वो वोट ज्यादा देने के लिए जाते हैं। किसके मुकाबले, किसके मुकाबले, गरीबों के मुकाबले। जबकि हमने भारत की जब हमने चर्चा की तो कौन जा रहा था, कौन जा रहा था, बताइए भी ध्यान से, कौन जा रहा था, गरीब व्यक्ति जा रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि जो भारत के अंदर जो आम चुनाव होते हैं, वो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनकी जो नीति कैसी है, उनकी क्या है, नीति कैसी है। अगर उनकी नीति बहुत अच्छी है और लोगों के अनुसार है, तो भी क्या होगा,
लोग वोट डालने के लिए क्या जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे। लोग वोट डालने के लिए क्या जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सरकार अस्तित्व में आएगी तो फिर क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा होगा। हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सबसे अच्छा जो है पॉइंट आता है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आता है चुनावी गतिविधियों की सक्रियता। अगर हम देखें 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरीके से क्या की है, भागीदारी की है। तो इससे हम ये डिसाइड हो जाता है कि जो चुनाव है वो भारत में क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। यानी कि सेकंड जो हमारा पॉइंट था या क्लियर हो गया, चुनाव के अंदर लोगों की जो है भागीदारी होती है, उससे भी हम ये तय करते हैं अगर भागीदारी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हुआ। और लास्ट हमारे पास आता है चुनाव नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के निष्पक्ष होने का जो आखिरी पैमाना है वो है चुनाव नतीजे। अगर कोई भी पार्टी अगर सहर्ष चुनावी नतीजों को अगर स्वीकार कर रही है तो इसका मतलब क्या है, चुनाव स्वतंत्र है। अगर वो चुनाव स्वतंत्र नहीं होता तो हर बार कौन सी पार्टी जीतती, हर बार सत्ता पार्टी ही जीतती। हर बार कौन सी पार्टी जीतती, सत्ता पार्टी ही जीतती, शासक लोग ही जीत जाते। लेकिन अगर हम भारत के अंदर देखेंगे तो इसके उलट है। हर बार जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपना अगला चुनाव क्या कर जाती है, हार जाती है। अगला चुनाव क्या कर जाती है, हार जाती है। इससे ये तय हो जाता है कि भारत के अंदर चुनाव क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। भारत के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो राष्ट्रीय और प्रांतीय दल है वो अक्सर जो है चुनाव हारते हैं। और अगर पिछले 15 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक 3 में से 2 वो पार्टियां आ रही हैं जो क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। इसके अलावा अगर हम इसी के कंपैरिजन में अमेरिका की बात करें तो वहां पर बहुत रेयर चांस है कि मौजूदा विधायक अगला चुनाव हार जाए, जो प्रतिनिधि होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है भारत के अंदर वो है कि जो हम ये बात कर रहे थे कि जो अमीर आदमी है वो चुनाव क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन भारत के अंदर जो आपराधिक पृष्ठभूमि व अमीर लोग चुनाव हारते हैं। अमीर लोग चुनाव क्या करते हैं, हार जाते हैं। ये भी तय है, अमीर लोग बहुत ज्यादा क्या हारते हैं, चुनाव हार जाते। इससे भी तय है कि स्वतंत्र और क्या हो रहा है, स्पष्ट जो है क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है। अब बात आ जाती है कि जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसको कौन कौन सी समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली जो समस्या है वो तो हमारे पास क्या आ गई, गरीबी। कौन सी समस्या है, गरीबी। कि जो गरीबी है देश के अंदर, गरीब व्यक्ति जो है वोट की कीमत नहीं समझता और वो वोट डालने के लिए ही नहीं जाता है। वो क्या करता है, वोट डालने के लिए ही नहीं जाता है बहुत बार। तो दूसरी बात क्या होगी, राजनीतिक अस्किरियता। बहुत से लोग राजनीतिक रूप से भी क्या हैं, सक्रिय नहीं है। वो जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं में क्या नहीं लेते हैं, भाग ही नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारी जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर करके आती है। उसके अलावा नंबर जो तीसरी समस्या है, मतों को खरीदना। जो गरीब लोग हैं उनके मतों को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। इस कारण भी जो है क्या नहीं होते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं। उसके बाद नंबर 4, वंशवाद। हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके अंदर क्या है, वंशवाद है। और एक दूसरे के रिश्तेदार जो लोग होते हैं वो आसानी से क्या कर लेते हैं, टिकट हासिल कर लेते हैं। आसानी से क्या हासिल कर लेते हैं, टिकट हासिल कर लेते हैं। और हर व्यक्ति को जो है वहां पर टिकट नहीं मिल पाती है। ये सबसे बड़ी जो है समस्याएं होती है। और तीसरी और पांचवी बात है, सभी पार्टियों का कार्यक्रम एक जैसा होना। सभी पार्टियों का कार्यक्रम व नीतियां एक जैसी होनी। अब सारी पार्टियां जो चुनाव में भाग ले रही है, अगर उनकी नीतियां और कार्यक्रम एक जैसे होंगे तो विकल्प खत्म हो जाता है। और भारत के अंदर जो है सबसे बड़ी समस्या है, विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है।
और अंतिम जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनपढ़ता। व्यक्ति क्या है, अशिक्षित है, और अशिक्षित व्यक्ति कभी भी अपने मतदान का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। अशिक्षित व्यक्ति अपने मतदान का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन हो जाता है और अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर फोकस करेंगे। पहला हमारा जो प्रश्न है वो आता है कि जो चुनाव है वो क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक है। तो पहला वाक्य है, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। दूसरा है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनते हैं। तीसरा है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज के मूल्यांकन का अवसर देता है। और चौथा है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो ठीक कौन सा नहीं है? गै। चुनाव लोगों को न्यायपालिका का कामकाज तो होता ही नहीं है, वहां पर तो राजनीति की जाती है। उसके बाद में सेकंड हमारे पास, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है बताने के लिए इसमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। तो पहला क्या है, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता है, यही कारण हो गया हमारे पास। क्योंकि और तो सही है, चुनाव आयोग शक्तिशाली है, हर व्यक्ति को 18 वर्ष से अधिक उम्र में वोट डालने का अधिकार है, और भारत में जो चुनाव हारने वाली पार्टियां वो जनादेश को क्या कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मेल करना है हमें। पहला है हमारे पास, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण क्यों आवश्यक है। अभी हमने पढ़ा था ना, कई बार क्या होता है कि बहुत से नए व्यक्ति आ जाते हैं, बहुत से क्या आ जाते हैं, नए व्यक्ति आ जाते हैं, कुछ लोग अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। तो 4 नंबर, संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए होंगे जहां उन्होंने पिछले चुनाव में क्या किया था, मतदान। दूसरा है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्यों है? ताकि समाज के हर तबके को क्या मिले, प्रतिनिधित्व। ये फर्स्ट वाला। उसके बाद है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना एक प्रतिनिधि चुनने का क्या मिले, अवसर मिले। अब अंतिम हमारे पास क्या बच गया, सत्ता दल को सरकारी वाहन। तो हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने में क्या मिले, समान अवसर मिले। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ इस अध्याय में वर्णित सभी गतिविधियों की एक सूची बनानी है, चुनाव में पहले किए जाने वाले काम से लेकर के आखिरी तक। तो अभी बना देते हैं, ध्यान से देखेंगे आप इसको। पहला तो काम होता है, हमने अभी पढ़ा था, मतदाता सूची बनाना। मतदाता सूची बनाना। मतदाता सूची के बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था, चुनाव की घोषणा करना, किस डेट को चुनाव होने हैं। तीसरा हमने क्या था, नामांकन पढ़ा कि नामांकन दाखिल किया जाएगा। फिर चौथा क्या होगा, चुनाव का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कौन करेंगे? उम्मीदवार। चुनाव घोषणा पत्र कौन जारी करता है? उम्मीदवार जारी करता है। फिर हमने पढ़ा था, चुनाव अभियान चलाया जाता है। 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, चुनाव अभियान। उसके बाद में 6ठे नंबर पे क्या आ जाएगा, एक निश्चित दिन मतदान हो जाएगा। 7वें में क्या आ जाएगा, अगर किसी क्षेत्र के ऊपर गड़बड़ी है तो पुनर्मतदान हो जाएगा। उसके बाद में 8वें नंबर पे जब सारा मतदान हो जाएगा तो वोटों की क्या हो जाएगी, गिनती हो जाएगी। और नंबर 9 पे क्या हो जाएगा, परिणाम जारी हो जाएगा। ऐसे हम बांट सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 है, सुरेखा एक राज्य विधानसभा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में से किन किन बातों पर उसे ध्यान देना होगा। तो किस बात पर ध्यान देना होगा, जो चुनाव प्रचार के समय तो वो क्या ध्यान देगी कि सारे प्रत्याशी जो है आचार संहिता का क्या कर रहे हो, पालन कर रहे हो। दूसरा क्या है, मतदान के दिन उसे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मतदान जो है शांतिपूर्वक हो रहा और मतदाता बिना भय के क्या डाल रहे हो, वोट। और मतगणना के दिन क्या करेगी, मतगणना जो है पूरी जो है निष्पक्ष तरीके से करवाई जाएगी, ताकि मतगणना में कोई भी धांधली ना हो। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई तालिका अमेरिका के चुनाव के उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के समुदाय के सदस्यों का अनुपात है। अब ये देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधि में 8 हैं, अमेरिकी समाज में अश्वेतनिक 13 हैं, श्वेत कितने 86। तो हमें ये बताता है कि अमेरिका के अंदर श्वेत और हिस्पैनिकों का जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है, कम है, और श्वेतों का क्या है, ज्यादा है। क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इनमें से सभी पर अपनी अपनी राय देनी है। बहुत आसानी से हम इन राय को दे सकते हैं कि भारत में चुनाव आयोग को देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है, तो गलत है, उनको पूरे अधिकार दिए हुए हैं। अभी हमने सारा पढ़ा था। उसके बाद हमारे देश में चुनाव में लोगों को जबरदस्त हिस्सेदारी होती तो बिल्कुल होती है,
समय समय के ऊपर सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। उसके बाद है सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान है तो बहुत मुश्किल है। अभी हमने पढ़ा है कि तीन चुनाव में से 2 चुनाव तो सत्ता पार्टी हार जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चिनंपा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली, सतवीर को छुआछूत का दोषी माना गया, तो दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फैसले लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? उसके उत्तर के अंदर बताना है। नहीं है, यह फैसला खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि हमने खुद पढ़ा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद है यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की रिपोर्ट आती है। तो ये जो चुनावी रिपोर्ट आती है वहां पर क्या है, नाइजीरिया में अगर कोई दिक्कत हुई तो उन्हें भारतीय चुनाव प्रणाली को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप अभ्यास के प्रश्नों के और इसके अंदर आए हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी प्रकार जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे।